नमस्कार, स्वागत है आपका। आज 16 सितंबर 2025 है और हम आज की कुछ अहम खबरों और उनकी पीछे की बातों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी। आज देखिए कई सारे विषय हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले हैं, भारत चीन रिश्तों में क्या चल रहा है, इकोनॉमी है और हाँ, टेक्नोलॉजी का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। काफी कुछ कवर करना है आज। हाँ, और कोशिश यही है कि सिर्फ खबर ना बताएं बल्कि समझे कि इनका मतलब क्या है, इनका असर क्या होगा हम पर। बिल्कुल, संदर्भ समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला। ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर है। हाँ, ये कानून सरकार लाई थी। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को लेकर इसमें काफी बदलाव थे। सरकार का कहना था कि दुरुपयोग हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसे रोकना जरूरी है। जी, उन्होंने कई बड़े बदलाव किए थे। जैसे एक नियम था वक्फ बाय यूजर, मतलब लंबे समय से धार्मिक इस्तेमाल हो रहा है तो वक्फ मान लिया जाता था, वो हटा दिया। अच्छा। रजिस्ट्रेशन, वक्फ डीड, ये सब जरूरी कर दिया। और एक विवादास्पद चीज ये थी कि अगर किसी अफसर को शक हो कि जमीन सरकारी है तो वो फौरन वक्फ लिस्ट से हट जाएगी। और सरकार का तर्क क्या था इसके पीछे, वो जमीनों वाला आंकड़ा? हाँ, सरकार ने कहा कि 2013 से 24 के बीच वक्फ जमीनें 116% बढ़ गईं, कुल 39 लाख एकड़ से ज्यादा। तो उनका कहना था कि ये बढ़ोतरी मतलब सामान्य नहीं है, ये दुरुपयोग और अतिक्रमण से हुई है, खासकर वक्फ बाय यूजर वाले नियम से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख अपनाया? क्या सब मान लिया सरकार का? नहीं नहीं, कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, एक संतुलन बनाने की कोशिश की। अच्छा, कैसे? देखिए, रजिस्ट्रेशन को जरूरी मानना और वक्फ बाय यूजर हटाना, कोर्ट ने इन सुधारों को तो ठीक माना। कहा भी कि भाई सालों तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अब अचानक डीड की जरूरत का विरोध नहीं कर सकते। ठीक है। और हाँ, वक्फ बोर्ड में मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया। मतलब सेंट्रल काउंसिल में 22 में से ज्यादा 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और स्टेट बोर्ड में 11 में से 3। लेकिन कुछ रोका भी? आपने कहा था संतुलन बनाया। हाँ, 2 बहुत अहम प्रावधानों पर रोक लगा दे कोर्ट ने। कौन से? पहला, वो शर्त कि वक्फ बनाने वाले को 5 साल इस्लाम मानने का सबूत देना होगा। कोर्ट ने कहा सिद्धांत में शायद ठीक हो पर तरीका साफ नहीं है, इससे मनमानी हो सकती है, तो इसे रोक दिया। ओके, और दूसरा? दूसरा सबसे अहम था, वो धारा 3C जिसमें कहा गया था कि सिर्फ शक होने पर कि जमीन सरकारी है उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। इसे कोर्ट ने सिरे से मतलब पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। पूरी तरह असंवैधानिक? क्यों? कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन का मालिकाना हक तय करना अदालतों का काम है, कार्यपालिका या अफसरों का नहीं। आप सिर्फ शक के बिना पर किसी संपत्ति का स्टेटस नहीं बदल सकते बिना कानूनी प्रक्रिया के। तो ये तो बड़ी बात है। मतलब कोर्ट ने प्रशासनिक सुधारों को तो ओके कहा, पर जहां सरकार न्यायपालिका के दायरे में जा रही थी वहां लाइन खींच दी। बिल्कुल, इससे वक्फ संस्थानों को एक तरह की सुरक्षा मिली है मनमानी कार्यवाही से। तो इसका असर क्या हुआ? मतलब कौन जीता कौन हारा? देखिए, जीत हार कहना तो मुश्किल है सरकार के लिए। वो कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जैसे सुधारों को मान्यता मिली, अतिक्रमण रोकने की उनकी मंशा सही साबित हुई। और वक्फ संस्थानों के लिए? उनके लिए ये राहत है कि वो सेक्शन 3C जैसी चीजों से बच गए और बोर्ड में प्रतिनिधित्व भी सुरक्षित रहा। विपक्ष तो इसे अपनी जीत बता रहा है, कह रहे कि सरकार के विभाजनकारी कानून पर रोक लगी है। चलिए, अदालतों की बात चली रही है तो एक और जरूरी निर्देश पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाने को कहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। ये मामला रोहित वेमुला और पायल तड़वी की दुखद मौतों से जुड़ा है। उनकी माताओं ने याचिका दायर की थी। आरोप यही था कि संस्थानों में जातिगत भेदभाव के कारण ये मौतें हुई। जी, जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने माना कि याचिका में ये मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया गया है कि बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है और छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया यूजीसी को? कोर्ट ने यूजीसी को 8 हफ्ते का समय दिया है। कहा है कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2025 है, उनमें भेदभाव विरोधी नियम शामिल किए जाएं। क्या कुछ खास तरह के नियमों की बात हुई? याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने 10 मुख्य बातें उठाई थी, जैसे भेदभाव पर साफ रोक हो, मेंटल हेल्थ सेंटर बने, सोशल ऑडिट हो, शिकायत के लिए सिस्टम बने, शिक्षकों की जवाबदेही तय हो और रैगिंग जैसा ही कोई मजबूत तंत्र इसके लिए भी बने। ट्रेनिंग और निगरानी की बात भी थी। ये वाकई बहुत जरूरी कदम है, खासकर इसलिए कि ये समस्या को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं मान रहा बल्कि एक सिस्टमिक इशू,
व्यवस्था से जुड़ा मान रहा है। सही कहा आपने। और इसी सोच को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में और आगे बढ़ाया है। मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना है। अच्छा, किस मामले में? विशाखापत्तनम में एक नीट एस्पिरेंट की आत्महत्या हुई थी। उस मामले में कोर्ट ने न सिर्फ सीबीआई जांच का आदेश दिया, बल्कि ये भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ संविधान के आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। ये तो बहुत बड़ी घोषणा है। मतलब मानसिक सुरक्षा उतनी ही अहम है जितनी शारीरिक सुरक्षा। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि मनोवैज्ञानिक अखंडता की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा जितनी ही जरूरी है, और छात्र आत्महत्याओं को सिर्फ व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि व्यवस्था की खामी या लापरवाही का नतीजा भी माना जा सकता है। इसे विक्टिमोलॉजी लेंस कहा है शायद। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि ऐसी घटनाओं के लिए संस्थान भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और कोर्ट सिर्फ कह के नहीं रुकी, उन्होंने 6 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 6 गाइडलाइंस ये क्या हैं? ये गाइडलाइंस तुरंत प्रभाव से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगी। इनके तहत स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक एक्टिव सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निगरानी समितियां भी बनेंगी। और ये कब तक लागू रहेंगी? जब तक संसद इस पर कोई व्यापक कानून नहीं बना लेती। एक तरह से ये जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 है, जिसके लागू होने में थोड़ी ढिलाई रही है, उस कमी को भी ये गाइडलाइंस भरती हैं। तो कोर्ट न सिर्फ समस्या पहचान रहा है बल्कि अंतरिम समाधान भी दे रहा है। कमाल है। अच्छा, अदालती फैसलों की लिस्ट में एक और था SC/ST एक्ट से जुड़ा अग्रिम जमानत वाला मामला। हाँ, वो किरण बनाम राजकुमार जिराया जैन का मामला था। महाराष्ट्र का केस है। एक दलित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि चुनाव में उसके कहे अनुसार वोट न देने पर उस पर और उसके परिवार पर हमला किया गया। जाति सूचक गालियां दी गईं, धमकियां मिलीं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप थोड़े बढ़ा चढ़ा कर लग रहे हैं, शायद राजनीति से प्रेरित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। जी हाँ, CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को स्पष्ट त्रुटि और क्षेत्राधिकार की अवैधता करार दिया। क्यों? उन्होंने SC/ST एक्ट की धारा 18 का हवाला दिया, जो साफ कहती है कि अगर पहली नजर में प्राइमा फेसी मामला बनता है तो अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अच्छा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जमानत के स्टेज पर अदालतों को मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए। मतलब सबूत कितने पक्के हैं या गवाह भरोसेमंद हैं या नहीं, इस पर फैसला जमानत के समय नहीं देना चाहिए। तो ये फैसला दलितों और आदिवासियों के लिए इस कानून के तहत मिली सुरक्षा को और पुख्ता करता है। निश्चित रूप से। तो ये थे कुछ अहम कानूनी अपडेट्स। अब जरा रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। एक दिलचस्प विश्लेषण सामने आया है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का लक्ष्य तो रख रहा है। हाँ, लक्ष्य तो बड़ा है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तब तक बहुत मुश्किल है जब तक हमारी आधी आबादी यानी महिलाएं सरकारी आंकड़ों में लगभग अदृश्य हैं। मतलब भारतीय GDP में महिलाओं का योगदान सिर्फ 18% बताया गया है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और दुखद भी। करीब 19.6 करोड़ कामकाजी उम्र की महिलाएं वर्कफोर्स से बाहर हैं। और जो हैं भी, उनमें से फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम है। हाँ, महिला श्रमबल भागीदारी दर FLFPR करीब 41-42% है, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 18% ही फॉर्मल रोजगार में है। समस्या ये है कि जब हम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को ठीक से मापते ही नहीं, तो उनके लिए सही नीतियां कैसे बनाएंगे? मतलब उनकी ज़रूरतें क्या हैं, काम पर आने जाने के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, ज़रूरी स्किल्स, काम की जगह पर सुरक्षा, इन सब पर फोकस कैसे होगा अगर डेटा ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, किस सेक्टर में है? बजट में उनके लिए प्रावधान कैसे होंगे? तो इसका कोई समाधान सोचा जा रहा है? कोई पहल हुई है? हाँ, उत्तर प्रदेश ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने जिला स्तर पर महिला आर्थिक सशक्तिकरण यानी WE इंडेक्स शुरू किया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला है। अच्छा, ये इंडेक्स क्या मापता है? ये 5 मुख्य चीजों पर फोकस करता है: रोजगार, शिक्षा और स्किल, उद्यमिता, आजीविका और मोबिलिटी यानी आने जाने की सुविधा, और सुरक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका कुछ फायदा दिखा है? हाँ, उदाहरण के लिए यूपी में जब लिंग आधारित डेटा देखा गया तो पता चला कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महिलाओं की भर्ती कम क्यों है, या बस टर्मिनल पर टॉयलेट की कमी कैसे एक बाधा है। जब समस्या पता चली तो सुधार शुरू हुए।
तो तर्क यही है कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, ये भी देखना होगा कि काम कैसा है, सैलरी कितनी है, क्या वो लीडरशिप रोल में आगे बढ़ पा रही हैं और क्या मातृत्व जैसी घटनाओं के बाद वो आसानी से काम पर लौट पाती हैं। सही बात है। जब तक हम सही से मापेंगे नहीं, तब तक सही नीतियां नहीं बना पाएंगे। चलिए, अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर पर आते हैं, इस बार बच्चों को लेकर। यूनिसेफ कह रहा है कि दुनिया भर में 5 से 19 साल का हर 5 में से एक बच्चा ओवरवेट यानी अधिक वजन का शिकार है। जी, और ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर 5 से 9 साल और 10 से 14 साल के बच्चों में ये ज्यादा देखी जा रही है। इसके पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं? मुख्य कारण है हमारा बदलता हुआ फूड एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास खाने पीने की चीजों का माहौल। सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट जैसी चेन दुकानें बढ़ रही हैं। हाँ, वो तो है। अनहेल्दी खाने पीने की चीजों, खासकर मीठे ड्रिंक्स का जबरदस्त विज्ञापन होता है। और स्कूलों के अंदर और आसपास भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यूपीएफ्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये यूपीएफ्स क्या होते हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब वो औद्योगिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे पेय, कैंडी, ज्यादातर फास्ट फूड। ये सस्ते होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जाता है। और हमारी नीतियां इस बढ़ते खतरे से निपटने में पीछे रह गई हैं। ऐसा लगता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 202 देशों में से सिर्फ 18% में ही स्कूलों में परोसे जाने वाले खाने के लिए अनिवार्य पोषण मानक हैं। सिर्फ 18%? हाँ, और केवल 19% देशों में अनहेल्दी फूड या चीनी वाले ड्रिंक्स पर कोई नेशनल टैक्स है। दक्षिण एशिया की क्या स्थिति है? दक्षिण एशिया में भी हालत अच्छी नहीं है। स्कूलों के अंदर और आसपास फल सब्जियों की तुलना में अनहेल्दी स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं। तो संदेश साफ है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे आसपास के माहौल का नतीजा है, जिसे बेहतर नीतियां बनाकर ही सुधारा जा सकता है। माहौल की बात हो रही है तो एक और माहौल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उसे बेहतर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। मैंने सुना था सरकारी खरीद के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, जून 2025 में सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं, खासकर R&D यानी शोध और विकास के लिए होने वाली खरीद में। पहले क्या दिक्कत थी? पहले नियम था कि 200 करोड़ तक की कोई भी खरीद सरकारी ई-मार्केट प्लेस यानी GM पोर्टल से ही करनी होगी। तो उसमें क्या परेशानी थी? रिसर्चर्स की शिकायत थी कि GM पर अक्सर स्पेशलाइज्ड हाई क्वालिटी उपकरण नहीं मिलते थे, या जो मिलते थे वो घटिया होते थे। इससे उनके रिसर्च में महीनों की देरी हो जाती थी। ये तो गंभीर समस्या है रिसर्च के लिए। जी, तो अब सरकार ने कुछ ढील दी है। क्या बदलाव हुए हैं? अब खास वैज्ञानिक उपकरणों को जेम से खरीदने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सीधी खरीद की सीमा, मतलब बिना टेंडर के खरीदने की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। अच्छा। और एक बड़ा बदलाव ये है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या संस्थानों के डायरेक्टर अब खुद 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे सकते हैं। पहले ये अधिकार काफी सीमित थे। तो इसका क्या महत्व है? इसे एक्सपर्ट्स उत्प्रेरक खरीद, कैटालिटिक प्रोक्योरमेंट की दिशा में एक कदम मान रहे हैं। मतलब ऐसी खरीद प्रक्रिया जो खुद इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दे। दूसरे देश भी ऐसा करते हैं? हाँ, जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देश सरकारी खरीद का इस्तेमाल नए स्टार्टअप्स को फंड करने, खास मिशन को पूरा करने वाले इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। भारत के ये सुधार एक कदम आगे हैं, लेकिन अभी भी हमारा फोकस ज्यादातर लागत कम करने पर रहता है। तो और क्या किया जा सकता है? नतीजा बताएं कि क्या चाहिए, न कि सिर्फ स्पेसिफिकेशन। सैंडबॉक्स छूट दी जाए, AI का इस्तेमाल हो सोर्सिंग में, और मिलकर खरीद करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यानी सुधार तो हुआ है, पर अभी और गुंजाइश है। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आते हैं। भारत चीन संबंधों को लेकर भारत के एक पूर्व राजनयिक TS तिरुमूर्ति ने कुछ अहम बातें कही हैं। हाँ, तिरुमूर्ति जी का विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि चीन का एक संभावित महाशक्ति के रूप में उदय भारत चीन संबंधों की पूरी प्रकृति को बदल रहा है। किस तरह से? उनका कहना है कि अब हम चीन को सिर्फ एक पड़ोसी देश मानकर नहीं चल सकते। वो एक नियर सुपर पावर बन रहा है और इससे पूरी रणनीतिक डायनामिक्स बदल गई है। तो सिर्फ सीमा विवाद पर फोकस करना काफी नहीं है। बिल्कुल। तिरुमूर्ति जी की मुख्य चिंताएं हैं बढ़ता व्यापार असंतुलन, यानी हम चीन से खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम हैं। भारतीय कंपनियों को चीनी बाजार में बराबर की पहुंच न मिलना और भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती दखलंदाजी। उनका तर्क है कि सिर्फ हवाई संपर्क बहाल करने जैसे
प्रतीकात्मक कदमों से काम नहीं चलेगा। जो मूल मुद्दे हैं उनका समाधान जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो राजीव गांधी की 1988 की यात्रा ने व्यापार खोला था। हाँ, और आज वो व्यापार अरबों डॉलर का है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें घाटा भारत का लगातार बढ़ रहा है। तो तिरुमूर्ति जी के हिसाब से भारत के पास क्या विकल्प हैं? क्या करना चाहिए? वो कई चीजें सुझाते हैं। पहला, सीमा पर अपनी सैन्य स्थिति मजबूत बनाए रखना। दूसरा, व्यापार में बराबरी के लिए चीन पर लगातार दबाव बनाना। तीसरा, अपनी सप्लाई चेन को लचीला बनाना, जैसे पीएलआई योजनाओं के जरिए हम कर भी रहे हैं। और कूटनीतिक स्तर पर? पड़ोस में यानी दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अपनी सक्रिय कूटनीति जारी रखना, और सबसे अहम, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी शक्तियों के साथ अपने संबंधों में रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना। मतलब किसी एक गुट के दबाव में ना आना। एग्जैक्टली। तिरुमूर्ति का संदेश यही है कि भारत को दुनिया को ये दिखाना होगा कि उसके पास विकल्प है। वो दोस्त बना सकता है, लेकिन वो किसी एक साथी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। ये बहुत संतुलित नजरिया लगता है। अच्छा, चीन की बात चली रही है तो वहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी बाजार में भी कुछ अजीब सी स्थिति बनी हुई है। इन्वोल्यूशन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है? हाँ, इन्वोल्यूशन या चीनी भाषा में नई ज्वान, ये मूल रूप से मानव विज्ञान का शब्द है, लेकिन आजकल चीन में आर्थिक संदर्भ में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन और मेहनत के बावजूद ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या फायदा नहीं बढ़ता। एक तरह की गला काट प्रतिस्पर्धा, जहां सब एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं बिना किसी के फायदे के। और ये ईवी बाजार में कैसे दिख रहा है? चीन में इस वक्त 120-130 ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं, सोचिए, और उनके बीच एक भयानक प्राइस वॉर, मतलब कीमतों की जंग छिड़ी हुई है। अच्छा। कंपनियां अपनी लागत से भी कम कीमत पर गाड़ियां बेच रही हैं, सिर्फ मार्केट शेयर बचाने या बढ़ाने के लिए। इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही हैं? एक तो घरेलू कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिक्कतें आ रही हैं। अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया है, यूरोपियन यूनियन ने 17 से 35% ड्यूटी लगा दी है, तुर्की ने भी 40-50% टैरिफ लगाया है। तो निर्यात मुश्किल हो गया है, जिससे घरेलू बाजार पर दबाव और बढ़ गया है। तो अब चीन की सरकार क्या कर रही है इस निजवान से निपटने के लिए? इस सरकार अब इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन यानी एकीकरण को बढ़ावा देगी। मतलब छोटी घाटे में चल रही कंपनियां या तो बंद हो जाएंगी या बड़ी कंपनियों में मिल जाएंगे, ताकि बाजार में कुछ स्थिरता आए। चीन के ईवी उद्योग को अब इस बिना मुनाफे वाले विकास से हटकर एक टिकाऊ रास्ते पर आना होगा। ये तो बड़ी चुनौती है उनके लिए। चलिए, अब चीन से निकलकर हिंद महासागर की गहराइयों में चलते हैं। भारत को वहां कुछ खनिज खोजने का लाइसेंस मिला है। जी हाँ, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी ISA के साथ एक 15 साल का अनुबंध किया है। ये हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड PMS की खोज के लिए है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ये क्या होते हैं? ये समुद्र की तलहटी पर, खासकर जहां गर्म पानी के सोते यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, उनके पास बनने वाले खनिज जमाव हैं। इनमें तांबा, जस्ता, सोना, चांदी जैसी कई कीमती धातुएं होती हैं। और ये लाइसेंस कहाँ के लिए मिला है? ये हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज के कुछ हिस्सों में करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके के लिए है। ये भारत का पहला ऐसा लाइसेंस है? नहीं, ये ISA के साथ भारत का तीसरा अन्वेषण अनुबंध है, लेकिन PMS के लिए ये दूसरा है। और अब भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास PMS के लिए 2 अन्वेषण अनुबंध हैं। तो इसका महत्व क्या है भारत के लिए? देखिए, भविष्य में जैसे जैसे बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ेगी, इन धातुओं की जरूरत भी बढ़ेगी। तो ये लाइसेंस भारत को भविष्य में इन महत्वपूर्ण धातुओं तक पहुंच बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या गहरे समुद्र में इस तरह की खोज या खनन से पर्यावरण को खतरा नहीं है? बिल्कुल है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है। गहरे समुद्र का इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता है और उसके बारे में हमारी समझ अभी भी सीमित है। खनन से उसे स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या इस पर रोक की मांग नहीं हो रही? हो रही है। कई वैज्ञानिक, पर्यावरण समूह और कुछ देश भी मांग कर रहे हैं कि जब तक इसके असर को ठीक से समझा न जाए और मजबूत नियम न बन जाए, तब तक गहरे समुद्र में कमर्शियल माइनिंग पर रोक लगनी चाहिए। ISA ने भी अभी तक सिर्फ खोज की अनुमति दी है, व्यावसायिक खनन की नहीं।
तो ये अभी सिर्फ तैयारी है। हाँ, इसे आप भविष्य की तैयारी कह सकते हैं। रणनीतिक रूप से ये भारत की सप्लाई चेन सुरक्षा, वैज्ञानिक क्षमता और आईएसए में कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन पर्यावरण की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। और आखिर में पर्यावरण से जुड़ा एक और दिलचस्प बल्कि चौंकाने वाला अध्ययन, क्या शहरों की रात की रोशनी पक्षियों की नींद खराब कर रही है? जी हाँ, एक बहुत बड़े ग्लोबल अध्ययन में यही बात सामने आई है। ग्लोबल स्टडी कैसे किया गया ये अध्ययन? इसमें दुनिया भर के स्वयंसेवकों के लगाए माइक्रोफोन से पक्षियों की करीब 6 करोड़ आवाजें रिकॉर्ड की गई। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर गूगल के बर्ड नेट टूल का इस्तेमाल करके इन आवाजों का विश्लेषण किया गया। और क्या पता चला? पता चला कि जिन इलाकों में रात को कृत्रिम रोशनी ज्यादा होती है, वहां पक्षी सूर्यास्त के बाद औसतन 50 मिनट ज्यादा देर तक सक्रिय रहते हैं, या कहिए कि गाना गाते रहते हैं। 50 मिनट ज्यादा? इसका असर किन पक्षियों पर ज्यादा होता है? अध्ययन कहता है कि जिन पक्षियों की आंखें बड़ी होती हैं, जो खुले में घोंसले बनाते हैं और जो प्रवासी पक्षी हैं, उन पर इसका असर सबसे ज्यादा देखा गया है। और इस बदली हुई दिनचर्या का नतीजा क्या होता है उनके लिए? इसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। उनकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, उनके प्रजनन के समय में बदलाव आ सकता है, जो शायद भोजन की उपलब्धता के साथ मेल न खाए। उनके प्रवासन के समय और रास्ते में गड़बड़ी हो सकती है, और रात में ज्यादा सक्रिय रहने से शिकारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, और समाधान बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे स्ट्रीट लाइटें ऐसी हों जो रोशनी नीचे की तरफ दें, ऊपर आसमान में नहीं। गर्म रंग की रोशनी जैसे पीली या एम्बर का इस्तेमाल किया जाए, नीली या सफेद रोशनी के बजाय। और डिमर और टाइमर लगाए जा सकते हैं ताकि जरूरत न होने पर रोशनी कम या बंद हो जाए। गैर जरूरी सजावटी लाइटें बंद रखी जाएं। ये छोटे छोटे कदम न सिर्फ पक्षियों बल्कि हमारी अपनी सेहत और नींद के लिए भी फायदेमंद हैं। तो ये थे आज के कुछ अहम मुद्दे। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर जमीनी हकीकत पर पड़ता है, कैसे आर्थिक महत्वाकांक्षाएं और डेटा की कमी एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारा खान पान कैसे बदल रहा है, रिसर्च के लिए माहौल कैसे सुधर रहा है, भारत चीन जैसे बड़े रिश्तों की जटिलताएं, वैश्विक बाजार की उठापटक, समुद्र की गहराइयों में छिपे मौके और खतरे, और यहाँ तक कि हमारे शहरों की रात की रोशनी का असर बेजुबान परिंदों पर पड़ रहा है। एक्शंस को, इन अंतर संबंधों को ठीक से समझ पा रहे हैं, और क्या हम एक ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए तैयार हैं जो विकास की दौड़ और प्रकृति के संतुलन दोनों को साथ लेकर चल सके? ये सवाल सिर्फ सरकारों या एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, मुझे लगता है हम सबके सोचने के लिए है। बहुत सही कहा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी समझ बढ़ी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी, सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है। और अगर आप ऐसे ही विश्लेषण और गहन चर्चाओं से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे ज़रूरी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर जुड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और अहम विषयों के साथ। तब तक के लिए